सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अपनी क्लासेस पढ़ रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो जब हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक बेटर कम्युनिकेशन के बीच में कौन कौन सी अवरोध आ सकते हैं, कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड बैरियर्स, जो कि आपको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस करने में, एक बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस करने में हर्डल्स साबित हों। दैट्स कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और बिजनेस कम्युनिकेशन में, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो बैरियर का मतलब क्या हुआ? Barriers to communication are all those factors which become hurdle in the process of a better communication. So just the understanding of it. So let's start it. So first point जो हमारा इसमें आता है कि पहला बैरियर कौन सा होता है, जो होता है हमारा सिमेंटिक बैरियर। एंड सिमेंटिक बैरियर इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स। तो जब हम जो वर्ड्स हैं एंड साइंस हैं उनको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो होता है हमारा वो सिमेंटिक बैरियर। वर्ड्स एंड साइन, वर्ड्स एंड साइंस, इसको जब हम रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं या नॉट एज पर द सेंडर इंटरप्रेट कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका क्या हो सकता है। जस्ट सपोज कि मैंने बोला आपको आई एम अ शॉपकीपर एंड मेरे पास एक शॉप है। आप मेरे पास आते हो, आप मेरे से पूछते हो कि भैया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। सो आई एम द शॉपकीपर, आई एम द शॉपकीपर। शॉपकीपर, आपने मेरे से क्या बोला और आप कौन हो? कस्टमर। आप कौन हो? कस्टमर। तो आप मेरे पास आए, आपने बोला भैया इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे कॉस्ट का मतलब दोनों पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। फॉर मी शॉपकीपर कॉस्ट इज बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस जितने का मैं खरीद के लाया। और एज पर द कस्टमर कॉस्ट क्या होगी? शॉपकीपर के लिए वो वाली कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ये वाली प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जब वर्ड्स एंड साइंस को रॉन्गली इंटरप्रेट हो जाए या फिर कोई वर्ड्स हैं मेरे लिए वो कुछ और हैं एंड सामने वाले पर्सन के लिए कुछ और है, वो आता है सिमेंटिक बैरियर में। तो हम सिमेंटिक बैरियर के कुछ टाइप्स आगे स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा सिमेंटिक बैरियर्स में जो आते हैं, पहला हमारा आता है फर्स्ट वर्ड्स विद डिफरेंट, मैं शॉर्ट में लिखूँगा यहाँ पे, डिफरेंट मीनिंग्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कॉस्ट के बारे में, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। दूसरा हमारे यहाँ पे आ जाता है बैड एक्सप्रेशन। बैड एक्सप्रेशन, बैड एक्सप्रेशन मीन्स कि आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने मैसेज को। सो बैड एक्सप्रेशंस में आप डाल सकते हो जैसे कि आपने कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करे। जस्ट सपोज अगर मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूँ एंड इफ आई से ड्रिल मशीन, सो ड्रिल मशीन माइट भी सामने वाले पर्सन को ना पता हो कि ड्रिल मशीन का मतलब क्या होता है, बट आई नो द मीनिंग ऑफ ड्रिल मशीन। फर्दर इफ आई गो, सो देयर आर अदर्स पार्ट ऑफ इट एंड विच वी कैन take like denotations and connotations. So यहाँ पे क्या बोला मैंने? denotations and connotations. So इसमें क्या होता है? denotations का मतलब होता है लिटरल मीनिंग जो वर्ड का आपको मालूम हो। जस्ट सपोज इफ आई एम सेइंग कि आप मुझे बुक दे दो, तो आपको बुक का लिटरल मीनिंग पता है कि बुक मतलब बुक, बुक मतलब किताब। बट connotation का मतलब होता है जहाँ पे कोई क्वालिटेटिव जजमेंट होती है। अब दिस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। लाइक इफ आई से Ram is selfish, if I say Ram is honest. So यहाँ पे क्या है? क्वालिटेटिव जजमेंट होती है। लेकिन जब हमें पता होता है कि किसी की पॉजिटिव जजमेंट है, दैट्स फाइन।
उसकी नेगेटिव जजमेंट है, दैट्स फाइन। बट किसी सिंगल वर्ड की दोनों जजमेंट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो सामने वाले पर्सन के लिए उसको अंडरस्टैंड करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक पर्सन है, ही वेंट टू बाय अ चेयर, उसने एक चेयर खरीदी वेरी चीप। यहाँ पे चीप का मतलब किसी के लिए हो सकता है कि सस्ती, और किसी के लिए हो सकता है कि ऑफ लो क्वालिटी। तो कोनोटेशन का मतलब होता है एनी वर्ड विद क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वालिटेटिव जजमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट जब वो दोनों होती है तब सामने वाले पर्सन के लिए उसे अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और ही और शी में टेक इट डिफरेंटली इंस्टेड व्हाट आई वांट टू से। इसके बाद हमारे पास आते हैं दो और पार्ट्स सिमेंटिक बैरियर्स के, जिसमें हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन एंड अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। ये बहुत इजी है समझने के लिए। तो क्या हुआ, जैसे फॉल्टी ट्रांसलेशन का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। वंस आई वाज गोइंग विद द पर्सन, और वो मेरे से कहता है कि विवेक, मेरा ना स्क्रैप का काम है, सॉरी। तो मैं समझ गया कि स्क्रैप है, ठीक है। अब वो जो कहना चाहता था वो SCRAP स्क्रैप कहना चाहता था, एंड उसका मीनिंग क्लियर था। सेकेंड डे देयर वॉज अ पर्सन मिल्कमैन, वो मेरे घर पे आया और उसने बोला सर एकदम पेवर मिल्क है। मैंने कहा पेवर मिल्क? मैंने कहा पेवर क्या हो सकता है? मैंने तो पहली बार वो वर्ड सुना था, पेवर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये पेवर होता क्या है। तब बाद में मुझे पता चला कि वो पेवर नहीं प्योर कहना चाहता था। सो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी फॉल्टी ट्रांसलेशन है उसमें रिसीवर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कई बार, या फिर जो मैसेज है उसका मीनिंग ही बदल जाता है कि सामने वाले ने मैसेज क्या भेजा है। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम ये सोचते हैं कि ही मस्ट नो और शी मस्ट नो, एवरीबडी नोज। सो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनीज़ में मेरे पास एक मेल आई, उसमें नीचे लिखा हुआ था PFA। सो आई वॉज अनअवेयर, सो मुझे पता नहीं था PFA का मतलब क्या होता है, एंड आई वॉज टेंस्ड कि PFA क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, काफ़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने देखा कि इसका मतलब हो सकता है प्लीज़ फाइंड आर्टिकल। तो मैंने आर्टिकल ढूंढा पूरे मेल में, नीचे तक पूरी मेल पढ़ी, एंड द मेल वॉज लॉन्ग। मेरा उसमें अराउंड 10 मिनट्स लग गए। लेटर ऑन मुझे पता चला PFA का मतलब होता है प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। सो इसमें क्या हुआ कि मेरे 10 मिनट्स जो वेस्ट हुए अनक्लैरिफाइड अजम्पशन की वजह से हुए, जहाँ पे मैंने ये एज्यूम करके चल लिया कि सामने वाले पर्सन को पता होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। सो सिमेंटिक बैरियर्स इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स एंड साइन। जब हम उनको रॉन्ग या डिफरेंटली इंटरप्रेट कर लेते हैं, सो देयर आर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, बैड एक्सप्रेशन, denotations and connotations, faulty translation and unclarified assumption. So we'll move to another type of barrier. So class, हमारा जो next barrier है barriers to communication में, वो होता है हमारा physical barrier, जो कि arise होता है distance, noise की वजह से, या फिर any mechanical defect, अगर आप कोई mechanical device यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आता है उसकी वजह से। तो जो सबसे पहला हम इसमें लेंगे वो हमारा पॉइंट आता है नॉइज़। नॉइज़ को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, एनी अनवांटेड साउंड, एनी अनवांटेड साउंड जिसकी वजह से आप सुन नहीं पाते। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपके घर के आगे से कोई बारात जा रही है और आप फ़ोन पे हैं। अगर आप फ़ोन पे हैं और बारात जा रही है तो आप हेलो हेलो करते चिल्लाते रह जाते हैं और आपको आवाज़ नहीं पहुँचती। तो इस समय एक्चुअल वॉइस क्या है जिससे आप बात कर रहे हैं, और नॉइज़ क्या है, वो बारात के ढोल नगाड़ों की आवाज़। तो इससे बेटर एग्जांपल इसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। सो नॉइज़ इज़ एनी अनवांटेड साउंड विच इज़ बिकमिंग द हर्डल इन योर कम्युनिकेशन। दूसरी बात जो हमारे आती है फिजिकल बैरियर में, वो हम लेते हैं डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस जो रिसीवर है और जो सेंडर है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस की वजह से अगर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होता है तो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस विच इज़ फिजिकल बैरियर। जस्ट सपोज
कि मैं एक जगह खड़ा हूँ एंड यू आर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम मी। अगर मैं चिल्ला के आवाज़ दूंगा तो आपको नहीं सुनाई आएगी, ठीक है, बट मैं काफ़ी तेज चिल्ला रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको वो सुन गई होगी बट आपको वो सुनी नहीं। तो मैंने अज्यूम करके चल लिया और मैंने सोच लिया कि आपको सुन गया है बट आपको नहीं सुना। तो क्या हो गया वहाँ पे, वो एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन गया। सेकंड थिंग व्हेन इट कम्स टू टाइम, तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं बिटवीन, शॉर्ट में मैं लिखूंगा रिसीवर एंड सेंडर। टाइम के बारे में अब आप कहोगे सर टाइम कैसे बैरियर बन सकता है। टाइम का सबसे एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज लिखा, हाय। व्हाट्सएप ऐसे मैसेज ही आते हैं, हाय। मैं रिप्लाई करता, उससे पहले उसने दूसरा मैसेज करा कि कहाँ है, खाना खाया, खाना खाया। सडनली मेरा नेट ऑफ हो गया और वो मेरा फ्रेंड है, थोड़ा गुस्से वाला है, उसने मेरे से बोल दिया, क्या तुझे बात नहीं करनी, डोंट यू वांट टू टॉक, डोंट यू वाना टॉक। अब क्या हुआ, सडनली मेरा जो नेट है वापसी आ गया और मैंने लिखा यस। जो यस मैंने इस मैसेज के लिए लिखा था वो पहुंचा बाद में। अब हुआ क्या, मेरे फ्रेंड ने डोंट यू वांट टू टॉक का आंसर ले लिया यस, एंड नाउ आज से 2 साल हो गए हैं वो पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए फिजिकल बैरियर में टाइम भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। टाइम ऑफ सेंडिंग द मैसेज एंड द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं, ड्यू टू विच यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो क्लास आप सब ने एसएसटी तो पढ़ी होगी, एसएसटी का लेक्चर होता था स्कूल्स में, और जो हमारे टीचर हैं वो कंटिन्यूसली बोलते जाते थे। एक टाइम तक क्या होता था, शुरू के 10 मिनट हमें समझ आते थे, तो बीच का जो आधा घंटा होता था वो ब्लैंक, फिर बाकी के 10 मिनट हमें समझ आता था। तो ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर होता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना कैपेबल है कि कितना वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर समेट सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जब वो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली उसे मिल रही है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज आल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। सो विल मूव टू अनदर पार्ट ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो क्लास जो हमारे पास नेक्स्ट बैरियर आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, विच इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन, और ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल मेरे पास है वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो क्या होता है, एक बार एक शॉप होती है, शॉप का ओनर होता है, जो ओनर है उनका एल्डर सन होता है, एल्डर सन के बाद जो होता है उनका यंगर सन होता है, यंगर सन के बाद होता है एक सर्वेंट। सो यंगर सन के बाद होता है एक सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस शॉप में क्या होता है कि जो सर्वेंट है, सर्वेंट डायरेक्ट शॉप के ओनर से बात नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। तो एक दिन क्या होता है, इनकी शॉप में एक चोर घुस जाता है और सर्वेंट जो होता है देख लेता है कि शॉप में एक चोर घुस गया है। अब यहाँ पे तो लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स है, तो सर्वेंट डायरेक्ट ओनर से बोल नहीं सकता, एंड ओनली ओनर इज़ इन द शॉप, बाकी एल्डर सन एंड यंगर सन शॉप में नहीं है। तो क्या करता है, यंगर सन को कॉल करता है कि भैया शॉप में कुछ चोर घुस गए हैं। यंगर सन
को पता चलता है वो एल्डरसन को बोलता है। एल्डरसन फिर अपने ओनर को, अपने फादर को कॉल करता है कि पापा शॉप में चोर घुस गए हैं। इतने में चोर चोरी करके चले जाते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ कमांड अपनी भूमिका निभा जाती है। तो इसीलिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन जो बैरियर है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, कैन इनकर ह्यूज लॉसेस इन कम्युनिकेशन। So we'll move to the next point, which is poor arrangements. Which is poor arrangements. Poor arrangements. तो पुअर अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट की वजह से कम्युनिकेशन में जो बैरियर आते हैं, दैट्स कॉल्ड पुअर अरेंजमेंट्स। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए चेयर्स हैं जो इस तरीके से एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई हैं। सो पीपल विल सिट लाइक दिस। ठीक है। इन द सेकेंड कंडीशन, वहाँ पे दूसरी जगह जो चेयर लगी हैं ऐसे लगी हैं, एंड पीपल विल सिट लाइक दिस। अब क्या होता है, एक दिन यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया जाता है एंड स्पीकर यहाँ पे खड़ा है। स्पीकर दोनों सिचुएशन में यहाँ पे खड़ा है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ए, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन बी। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब स्पीकर ने बोलना चालू करा तो यहाँ पे जो रिसीवर बैठे थे लाइक दिस, इनका आई कांटेक्ट ढंग से हो नहीं पाया स्पीकर के साथ, ड्यू टू विच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई। वहीं जब अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर आई कांटेक्ट हुआ और ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही, एंड ईच ऑफ द ट्रेनी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो पुअर अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स, पुअर अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर एंड पुअर अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग can be the barrier to communication. Moving further, inappropriate medium. Inappropriate medium का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अपनी क्लास में पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें एक मीडियम यूज़ होता है। मीडियम अगर आप गलत यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे जो बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है। इसका एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे मैं आपको। जस्ट सपोज कि क्या हुआ है, मेरी 9 से 6 की जॉब है, मैं आई एम वर्किंग इन अ कंपनी वेयर माय वर्क टाइमिंग इज़ 9 to 6। तो क्या हुआ, 6 पे मैंने अपना सिस्टम जो है, मैंने अपना वर्क स्टेशन है उसको मैं अपने लैपटॉप्स को, अपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर रहा था ताकि मैं घर जा सकूँ। सडनली देयर वाज अ टीम मेंबर, उसने मेरे को मेल करी मेरे से बात करने के लिए ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूँ, बट मेरे को मेल अभी रिसीव नहीं हुई और वो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क था जो कि मुझे घर जाते वक्त रास्ते में करना था। अब क्या हुआ, उसने मुझे मेल करी एंड मेरा सिस्टम तो जो था, मेरा जो लैपटॉप था वो मैं स्विच ऑफ कर चुका था, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली एंड मैं घर निकल गया। तो वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई सॉ द मेल आई वाज लाइक कि यहाँ पे मीडियम गलत यूज़ हुआ है। अगर ये चीज़ मुझे बोल दी जाती फेस टू फेस तो ईजी हो जाता। एंड राइट, अगर वो पर्सन निकलते वक्त मुझे, मैं ऑफिस से जब निकल रहा था घर की तरफ, तो अगर वो मुझे फेस टू फेस बोलता, वहाँ पे अगर वो जो मीडियम है रिटर्न की जगह ओरल होता फेस टू फेस, तो वहाँ पे एक बेटर कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता था और हमारा काम ईजी हो सकता था। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन बैरियर विच इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हो सकता है लॉन्ग चेनिंग कमांड्स, चोर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पूरा अरेंजमेंट जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ट्रेनिंग का, इनएप्रोप्रिएट मीडियम जहाँ पे हम इनकरेक्ट मीडियम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। सो हमारे पास जो नेक्स्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन है दैट कम्स एज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बैरियर्स विच आर रिलेटेड विद कम्युनिकेशन एंड द स्टेट ऑफ माइंड, मोस्टली द स्टेट ऑफ माइंड। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एटीट्यूड एंड ओपिनियंस। एंड क्लास ये ओपिनियन नहीं होता है, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन। एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। सो ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है एक बैरियर को क्रिएट करने में।
तो एटीट्यूड एंड ओपिनियन, एटीट्यूड हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बहुत रूड है. एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड ओपिनियन इज़ द थॉट्स ऑफ माइंड. सो ओपिनियन, इसका मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा. जस्ट सपोज कि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लॉकडाउन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो क्या हो रहा है इस समय, लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारा सब कुछ वेस्ट होता जा रहा है. एंड आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा काम कर सकूँ, मैं आपको थोड़ा शांत कर सकूँ, एंड मैं आपको समझा रहा हूँ प्लीज़ बी पॉजिटिव. एंड इस समय आप नेगेटिव हो चुके हो सिचुएशन को लेके. सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सो यू माइट फील फ्रस्ट्रेटेड मेरी इस लाइन की वजह से, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है. एंड ओपिनियन, जैसे कि हम कहते हैं इन माई ओपिनियन गर्ल्स शुड वियर ट्रेडिशनल क्लोथ ओनली. तो पहले क्या होता था, गर्ल्स खाली ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती थी. अगर आजकल आप किसी को कहो जो हाई एजिड लोग हैं उनको अगर बोलो, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट अगर आप हाई एजिड लोगों को बोलो कि गर्ल्स को जो है शॉर्ट्स में अलाउड कर देना चाहिए, दे माइट फील लिटिल ऑफेंसिव अबाउट इट, क्योंकि वो उनके ओपिनियंस हैं. सो एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑल्सो इम्पैक्ट द कम्युनिकेशन एंड वर्क एज द बैरियर टू कम्युनिकेशन. जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है इमोशंस. हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल भी मैं लूँगा एक बिजनेस से रिलेटेड ही, जो कि हमें बताएगा इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करता है कम्युनिकेशन को. तो जैसे कि कभी हम जाते हैं इंटरव्यू देने, तो हम घर पे रिहर्सल करते हैं कि ऐसे ऐसे बोलेंगे, एंड वी वर टू कॉन्फिडेंट. बट वहाँ पे जाके क्या होता है, किसी इंटरव्यूअर के हम सामने बैठते हैं एंड वी फील नर्वस. सो नर्वसनेस इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशन. सो वी फील नर्वस, और उस नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, हम जो बोलना चाहते हैं हम वो भूल जाते हैं, हम अपना मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा पाते हैं, एंड वी फाइंड कि हमारा जो बैरियर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द इमोशंस. थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है इसमें वो आता है स्टेटस एंड फियर. स्टेटस एंड फियर ये मोस्टली होता है कंपनीज में, जहाँ पे मैनेजर्स जो हैं अपने सबॉर्डिनेट से ठीक से बात नहीं करते हैं. वो सोचते हैं कि अगर मैंने सबॉर्डिनेट से ठीक से बात करी, ही विल बी ओवर फ्रेंडली, एंड जो डर है मेरा वो कायम नहीं रहेगा, एंड द पर्सन माइट डिनाई टू वर्क प्रॉपरली. एंड सिमिलर इन द केस क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है एंड सडनली उसकी लाइफ चेंज होती है एंड ही बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन, तो मुझे कांटेक्ट करने में थोड़ा डर रहेगा कि क्या वो मेरे को टाइम दे पाएगा, क्या मैं उससे बात करूं. सो वी फील कि जो स्टेटस है वो बीच में आ जाती है कम्युनिकेशन के, एंड कई बार इस वजह से कम्युनिकेशन रुक जाता है, और कम्युनिकेशन या फिर जो मैसेज है वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है. इसके बाद क्या आता है हमारे पास, जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स विच इज स्टेट ऑफ माइंड. सो आता है क्लोज्ड माइंडसेट, क्लोज्ड, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे माइंडसेट. माइंडसेट भी दो टाइप के होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन माइंडसेट. इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको. क्या होता है, एक बार बाटा की कंपनी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने दो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके. तो बाटा ने क्या करा, अपने दो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजे, ए एंड बी. तो वो दोनों एक ही एरिया में गए सर्वे करने के लिए. जब ए रिटर्न आया तो उसने कहा कि वहाँ पे शूज़ नहीं बिक सकते. क्यों नहीं बिक सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है. जब बी रिटर्न आया उसने कहा कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहन सकता है. सेम सिचुएशन, सेम कंपनी, बट डिफरेंट माइंडसेट. सो जो ए का था यहाँ पे क्लोज माइंडसेट रहा, बी का रहा ओपन माइंडसेट, ड्यू टू विच यहाँ पे कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है, बैरियर क्रिएट हो सकता है. तो अब इस केस में क्या हुआ, ये इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ क्लोज माइंडसेट एंड ओपन माइंडसेट. अब ये बैरियर कैसे बनेगा, जस्ट सपोज कि मेरे मन में कोई थॉट आया कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है अपने टीचर से.
अब मेरी 2 घंटे की क्लास, मैंने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि मेरे मन में एक फियर था, या फिर कह लो कि मैं क्लोज माइंड सेट में था उस समय, कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, ड्यू टू विच क्या हुआ, क्लास के स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन मेरे माइंड में था, वो एंड तक बना रहा हो, पूरी क्लास मुझे समझ नहीं आई। ड्यू टू विच क्या हुआ, एक बैरियर टू कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया। नाउ देयर इज अनदर पार्ट ऑफ इट। सो जैसे कि हम साइकोलॉजिकल बैरियर ही पढ़ रहे हैं, विच इज स्टेट ऑफ माइंड, आई एम रिपीटिंग इट। सो दिस इज इन अटेंशन। इन अटेंशन, जब हम सामने वाले को प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं, एंड जस्ट सपोज कि मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ एंड ही इज़ नॉट मेकिंग द आई कॉन्टैक्ट विद मी, आई विल फाइंड कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है या वो अटेंशन नहीं देना चाह रहा है, एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे धीरे धीरे मैं अपनी कम्युनिकेशन उससे बंद कर दूँगा, एंड द इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू पास ऑन टू हिम वो उसको पास नहीं होगी, एंड दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है एक लास्ट पॉइंट मैं लूँगा, वैसे तो हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स में काफ़ी ले सकते हैं, इसके बाद मैं लूँगा एक पॉइंट, रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज। तो रेसिस्टेंस ऑफ चेंज में क्या होता है, जहाँ पे हम चेंज करना नहीं चाहते हैं खुद को। तो क्या हुआ, एक कंपनी है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, एंड दे आर वर्किंग देयर फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। तो 25 साल से काम करते आ रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। कैसे कम्युनिकेट करना है, लोग कैसे बात करनी है, एंड कैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, कस्टमर से कैसे बात करनी है। बट सडनली क्या होता है, देयर वाज अ न्यू पर्सन विच हु वाज हायर्ड, और उसने नए कम्युनिकेशन वहाँ पे, नई टेक्निक वहाँ पे लाना चालू कर दी। तो लोगों ने उसको सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे लोग चेंज नहीं होना चाहते थे, रेसिस्टेंस टू चेंज आ गया था, एंड द पीपल डिडंट वांट टू चेंज देयर सेल्व्स। सो लोगों ने इसे सुनना बंद कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो पास ऑन नहीं हो पाई, ऑल्दो ही वाज द सीनियर। बट इस रेजिस्टेंस ऑफ चेंज की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो गया, जो कि क्रिएट हुआ एज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सो क्लास हमने यहाँ पे कौन कौन से टाइप के बैरियर्स पढ़े हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, एंड सोशियो psychological barriers. Semantic related with words, physical noise, distance and time, organizational defects in organization structure, and socio psychological means which is related with all state of mind, thoughts etc. So I hope आपको ये क्लास समझ आई होगी। थोड़ी लंबी क्लास थी बिकॉज टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बट अगर आपको लगता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद जब स्कूल्स खुलेंगे एंड आपको अगर एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ना है, एंड इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज यू कैन रेफर द वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।